बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के पास पेपर का सेक्शन सी। और सेक्शन सी को देखने के लिए सर अब आप रेडी हो जाएं, हम इसके जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, सेक्शन सी आपने पिछली वीडियो में देखा भी था। ये देखो मैंने सेक्शन बी भी आपको सॉल्व करा रखा है। ये देखो सारा कचरा बनाया हुआ है, हमने सारा सॉल्व करा रखा है। पीछे जाओ, ये देखो बी और सी। सी में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। और कितने दे रखे हैं? 3, 5, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट वाला है और 4 हमने करने हैं। तो मैंडेटरी कोई भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट करो। आपका दिल करे तो आप कर लेना, आपका दिल करे तो आप नहीं करना, लेकिन करने 4 क्वेश्चन हैं। चलो अब आ जाते हैं। हमने नीचे कर रखे हैं, सॉल्व कर रखे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना और मैं आपको नोट्स किसी न किसी तरीके से पहुंचा दूंगा। वो आपको भी पता है कैसे पहुंचाऊंगा। ओके, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, वाई सॉलिड इंक्रीज साइज ऑन हीटिंग। ओके, क्यों हीट होता है जी? मॉलिक्यूल, अच्छा जी, अभी आसान से लफ्ज़ों में बताऊं। एक सॉलिड है, ये देखो, इसके पास होते हैं मॉलिक्यूल ऐसे चुनने 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 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि इसे देते हो हीट। जब आप इसे हीट देते हो तो इनकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और ये एक दूसरे को मारते हैं, लाते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से, सारे एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाते हैं? दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ें, ये देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड मटेरियल वाइब्रेट एंड एट देयर मीन पोजीशन, यानी वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, जब उसे हीट मिलती है, इट्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एज द रिजल्ट ऑफ सॉलिड एक्सपेंड इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम, और इसके बदले में क्या होता है कि इसका रिजल्ट बढ़ जाता है, या तो लेंथ बढ़ती है या फिर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब दो तरह की एक्सपेंशन हो सकती है थर्मल एक्सपेंशन में, दो तरह की, या तो लीनियर होगी या वॉल्यूम होगी। लीनियर इस तरह की चीजों में होगी, जस्ट लाइक रॉड टाइप चीजों में। अब क्यों ऐसी, इसमें क्यों लीनियर होगी ये मैं नहीं बता रहा, फिलहाल टाइम ओवर हो गया। ठीक है, अभी हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए अभी ये टाइम हमारा इस चक्कर का नहीं है। अब रट्टे मारो बेटा। और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है जिसमें ऐसा क्यूबिक शेप वाली चीज हो, तो फिर उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। कैसा डब्बा तो अच्छा बन गया, सही है। आगे चलते हैं। डिफाइन सोलर एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, सोलर एनर्जी तो बेटा आपको पता है जो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन, ओके, नोन एज द सोलर एनर्जी। ठीक है, दिस इज मोस्ट अवेलेबल सोर्स। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिलने वाली सोर्स है, तो हमने लिख दिया कि मोस्ट अवेलेबल, क्योंकि देखो माशाल्लाह 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 पूरे मुल्क में एनर्जी है ना, तो हम भी हर जगह सूरज निकलता है, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ सोलर एनर्जी है। देयर आर द मैनी डिवाइसेस व्हिच आर कैपेबल एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी। हाँ जी, कौन कौन सी डिवाइस? which is then converted into electrical energy. This device may be photovoltaic cell and solar panel and solar cell. कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि क्या करती हैं, जैसे हमारी छतों पे लगे होते हैं ना सोलर पैनल। ठीक है, इसी तरह ऐसे और भी नाम है। फोटोवोल्टेक सेल भी कहते होते हैं, सोलर पैनल्स भी होते हैं, सोलर सेल्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि सन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, विच कन्वर्ट सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी फॉर द डिफरेंट यूजेस। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल्सो सोलर हीटर आर यूज टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी। सोलर हीटर क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को, सन रेज को कन्वर्ट करते हैं और फिर पानी को गर्म करने में इस्तेमाल आते हैं। क्वेश्चन हो गया जी, बहुत आसान सा था। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ये तो आ गया मेरे काम की चीज़ आ गई। आपके काम की है या नहीं, लेकिन मेरे काम की है, मुझे बड़ी पसंद आती है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर। ओके, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या फाइंड करना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रखी ऊपर लिख लो, ये क्या है? डेटा। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है। किसकी? मास कितना है बेटा? 50 kg। ड्राइविंग बाइक विथ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी भी दी हुई है, कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। चलो जी सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद तो मैं लिख रहा हूँ, फिर याद कर लेना प्लीज। 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 को तो आप छोड़ दो, मास की जगह लगाओ 50, वी की जगह लगाओ 20। अच्छा जी, 20 का स्क्वायर। भाई हमें नहीं पता कि गलती कहाँ हुई है, मैं पेपर देख रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिख दिया है 50, इधर मैंने लिखा है 60। ठीक है, मैं पहले पेपर देख कर आ रहा हूँ, अब आप भी देखो ना पेपर, हमारे पास पेपर है, मैंने इसलिए सबूत के तौर पे लिखा है। ओ बेटा कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था सेक्शन सी में? ओके, 50 है, तो हमसे हुई है गलती, इसलिए हम इस बात की माजरत करते हैं। ठीक है, तो अब आप बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 है या 60 है, इससे क्या हो गया। अब इसमें अगर 60 भी होता तो भी ऐसा ही होगा, वैल्यू चेंज हुई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसमें गलती से 60 आ गया लिखने में, राइटिंग में, तो ये 60 के हवाले हिसाब से सॉल्व है, ये मैं 50 के हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जो भी आपका सॉल्व हो। तो बेटा ये क्या करेंगे, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2 का टेबल 50 पे जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना 25 टाइम। ठीक है, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय, आगे चलते हैं, 20 को, ये 20 का स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, 20 को, यहाँ मैं रफ में लिख रहा हूँ, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा बच्चा जी 400। ठीक है, अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोलूँ, ये देखो ये आ गया कैलकुलेटर। ठीक, सर आ जाओ प्लीज़, आपको कसम है। ठीक, 400 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर आ गया 10,000। तो ये हमारे पास, वहाँ पे 12,000 था, यहाँ 10,000 आया, तो खास फ़र्क आ गया भाई, खास फ़र्क ये 2,000 का फ़र्क है, 1000 जूल। ठीक है बेटा, वो 60 के हिसाब से सॉल्व हो गया, ये 50 के हिसाब से। मुझसे ये लिखने में गलती हुई कि ऊपर 50 था और हमने यहाँ 60 लिख दिया, अंधे अंधों वाला काम किया, तो ये मिस्टेक है। आपकी मर्जी है 50 आ जाए 60 आ जाए, आपने बेटा ये फॉर्मूला है, आपने पैटर्न सीखना है, याद नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन ऑन द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बेटा बड़ा आसान सी बात है यार, देखो आपका वेट डिपेंड करता है W इज इक्वल टू एम और जी पर, दो चीज़ों पर, मास पर और ग्रेविटी पे। ठीक है, जब ज़मीन के आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाते हो ना, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है, पूरी चेंज नहीं होती, बट थोड़ी बहुत चेंज होती है। जब थोड़ी बहुत चेंज होती है तो लाजमी बात है, जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी लाजमी बात है चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ लेंगे, हमने इंग्लिश में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज स्लाइटली ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड इट्स नॉट इंट्रेसिनिक प्रॉपर्टी। इंट्रेसिनिक का मतलब ये होता है कि जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है जो चेंज नहीं होती। वेट वेरीज विथ ड्रामेटिकली इफ वी लीव द अर्थ सरफेस, और जैसे ही हम अर्थ की सरफेस को छोड़ेंगे तो वेट भी हमारा जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना सा सब जवाब था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर है 18। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यार बड़ा जबरदस्त है, आपको भी आता होगा। दिस लॉ वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कब दिया? अच्छा बेटा, लॉ लिखने के लिए ना आपको तीन बातें लिखना लाजमी है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरी बात को गौर से सुन लेना। लॉ लिखने के लिए तीन बातें लिखना लाजमी है। एक, कि आपने लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रो, आप इस तरह हेडिंग दें, डॉट लगाएं, आगे आ गया। अगला काम आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है,
फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आपके पास ये ब्लॉक पूरा होगा, इसके लवाजमत आपने पूरे करने हैं। तो आगे देख लो ना, स्टेटमेंट आ गई, व्हेन अनबैलेंस फोर्स, अच्छा जी ऊपर चले जाएं, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन हिम मास, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, ये मास देन एक्सेलरेशन, सीधी सी बात बताऊं बेटा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये देखो, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आ गया। ठीक है, तो वहां डिटेल में है, मैंने आपको आसान आसान लफ्जों में बता दिया। ठीक है, अब दोनों को मिला दो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आ गया। देखो ए एफ अपॉन एम, ये लिखा हुआ ना, देखो। ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, इसकी जगह के लगा दो। ठीक बेटा, के की वैल्यू हमारे पास होती है 1। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या कर देंगे, इधर के इज इक्वल टू 1 लगा दें, तो ए इधर लगा दिया आपने 1, मल्टीप्लाई आ गया एफ अपॉन एम। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, अब आप m को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ। तो जनाब ये बन गया ए एम ए इज इक्वल टू एफ, या एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, जो इसमें सॉल्व है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वर्डिंग्स को आपने एक दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, ये देख लिया जी। आखिरी क्वेश्चन, डिफाइन न्यूटन्स, अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है भाई, ये गलत है क्वेश्चन, बल्कि ये था, इसको हमने शॉर्ट नोट लिखना है ब्राउनियन मोशन पे, एफिशिएंसी पे और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस है नीचे। तीसरी बात है, ये देखो, ये लिखे हुए ना, ब्राउनियन मोशन पे, एफिशिएंसी पे और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स पे, ये गलती से लिख दिया था। द एविडेंस ऑफ द मॉलिक्यूल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किससे, बोटानिस्ट एक रॉबर्ट ब्राउन था। असल में मैं आपको बताऊं, आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी में या कोई पार्टिकल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1827 में। सही है, तो बेटा यही तो लिखा हुआ है, एविडेंस मॉलिक्यूलर मोशन किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, 1827 में। He observed the irregular motion of the pollen grains suspended in water and deduced the water molecules were in constant random motion। इसने ऑब्जर्व किया कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और वो रुकते नहीं हैं। दिस irregular motion caused by water molecules is called the Brownian motion। और इस irregular motion को अब हम नाम क्या देते हैं, ब्राउनियन मोशन नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड किया था, इसलिए उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। एफिशिएंसी पे आ जाओ। एफिशिएंसी क्या होती है, एवरी मशीन, हर एनर्जी बेटा कोई ना कोई काम करती है। ठीक है, वॉट एवर एनर्जी गिवन टू द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। देखो मानो ये एक मशीन है, पहिया लगा हुआ है, टक 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 टक, ये कोई मशीन है भाई, कैसी गंदी मशीन बनाई है ना, ये कोई मशीन है। अब आप इसे कोई ना कोई एनर्जी तो दोगे ना, जो एनर्जी आप दोगे इसे कहोगे इनपुट। जैसे आप मोटरसाइकिल को एनर्जी देते हो ना, तेल देते हो ताकि वो चलती है, इसी तरह इसको भी तो आप दोगे ना, तो इसे आप कहते हो इनपुट। फिर आप इससे कोई ना कोई एनर्जी बाहर, तो फिर ये क्या करती है कि अब जब वेट एवर एनर्जी ऑफ द मशीन इज कॉल्ड इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड, जब ये वर्क डन करेगी तो इसे हम क्या कहेंगे जनाब, इसके बदले में हमें क्या मिला है, आउटपुट मिला है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब फॉर एग्जांपल पे आ जाते हैं। कहता है कि वी गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं किसको, इलेक्ट्रिक मोटर को। किस लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए या ड्रिलिंग मशीन के लिए। ठीक है, वो काम करते हैं। अच्छा जी, चलो अब इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। एक सिस्टम है, उसको हमने एक एनर्जी दी, एक इनपुट दिया। ठीक है, सिस्टम में एक एनर्जी दी E1, यानी ये मशीन है,
उसको हम एक एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देते हैं? E1। ठीक है, इज सप्लाइड टू एज इनपुट एंड देन रिटर्न बैक। जब वो कोई ना कोई इन वापस काम करती है तो फिर हमें एनर्जी मिलती है। वो कौन सी मिलती है? E2। उसे हम क्या कह देंगे? आउटपुट। अब क्या करते हैं कि द रेशियो ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी आउटपुट और इनपुट, यानी हमने एफिशिएंसी अगर फाइंड करनी है ना, तो क्या करेंगे? E2 को यानी डिवाइड कर देंगे E1 से, यानी कि आउटपुट को डिवाइड कर देंगे बेटा जी इनपुट से, ताकि हमें क्या मिलेगा? उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। और अगर हमने इसकी परसेंटेज लेनी है तो बाद में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी एफिशिएंसी। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ें। सर अब चलते हैं तीसरी ब्रांच, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियोस लंबी हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में स्टडी ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, एंड एनर्जी पढ़ा होगा, इंटरेक्शन बिटवीन इन मैटर एंड एनर्जी ये भी पढ़ा होगा। द सपोर्ट ऑफ द फिजिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च। अच्छा जी, फिजिक्स किस किस काम आती है जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स इज एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल एडवेंचर एस्पायर्स यंग पीपल एक्सपेंड्स टू फ्रंटियर एंड नॉलेज अबाउट द नेचर। नेचर के बारे में जितनी नॉलेज है वो फिजिक्स से हमें मिल सकती है। फंडामेंटल नॉलेज नीडेड टू द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांस टू कंटिन्यू द ड्राइव इकोनॉमिकल इंजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी आजकल के दौर में अगर हमने मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आनी है तो उसको हम अच्छे एडवांस इंजन्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें फिजिक्स चाहिए। फिजिक्स कंट्रीब्यूट द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड द ट्रेंड पर्सनल लीडर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द एडवांटेज डिस्कवरीज। यानी मुख्तलिफ एडवांटेजेस और डिस्कवरीज के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिक्स की नीड होती है। फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। केमिस्ट, इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड वेल प्रैक्टिशनर ऑफ द अदर फिजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस। यानी अगर हमें केमिस्ट्री चाहिए या हमें फिजिक्स कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए या हमें बायोलॉजिकल साइंस चाहिए, उसमें हमें फिजिक्स लाजमी चाहिए, अदरवाइज़ उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। 2 पॉइंट्स और। फिजिक्स एक्सटेंड्स इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर डिसिप्लिन सच एज एग्रीकल्चर में काम आती है, केमिकल में काम आती है, बायोलॉजिकल साइंस में काम आती है, एनवायरमेंटल साइंस में काम आती है, एस्ट्रोफिजिक्स में काम आती है, कॉस्मोलॉजी में काम आती है। ये सब में ये फिजिक्स काम आती है। तो जनाब ये छठा पॉइंट अब आप खुद पढ़ लीजिएगा। सर ये था हमारा टॉपिक और ये था हमारी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, और अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, वीडियो कंप्लीट हो गई, बहुत लंबी हो गई, इससे ज़्यादा हम दिमाग नहीं खाएंगे आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।